हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सभी का हमारे आज की इस वीडियो में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2022 का जो पेपर चल रहा है उसमें 28 जून को जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। केवल फिजिक्स के जो क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें फिजिक्स के टोटल 30 प्रश्न पूछे गए थे। जिन बच्चों ने फिजिक्स के लिए हमारे चैनल को प्रेफर किया था, हम उनकी पूरी उम्मीद के ऊपर खरे उतरे हैं और तीसों के तीसों प्रश्न जो हैं वो हमारे नोट्स के अंदर से, हमारे वीडियोस के अंदर से पूछे गए हैं। आप किसी भी प्रश्न को ले लीजिए, एक भी प्रश्न आपको हमारे नोट्स के बाहर से नहीं मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के सभी 30 प्रश्न जो 28 जून के पेपर में पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप सभी बच्चों से मेरा अनुरोध रहेगा कि प्लीज आप अपने प्रश्नों को चेक करने के बाद हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे कि कितने प्रश्न आप लोगों ने अटेम्प्ट किए, कितने प्रश्न आप लोगों के सही हुए और कितने प्रश्नों के उत्तर आप लोग गलत करके आए हैं। चलिए बिना किसी विशेष भूमिका के हम चलते हैं और हम फिजिक्स का जो पेपर था उसको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि एक स्रोत जो है वो 400 हर्ट्ज की आवृत्ति ध्वनि उत्सर्जित करता है, लेकिन प्रेक्षक जो है सुनने वाला उसे 390 हर्ट्ज की आवृत्ति सुनाई देती है। तो यहां पे एक स्रोत है और यहां पे एक ऑब्जर्वर है। जब ऑब्जर्वर को ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती हुई सुनाई देती है तब इनके बीच की जो दूरी होती है वो कम होती है, और जब इन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती हैं यानी या तो ऑब्जर्वर दूर जाता है या फिर जो सोर्स है वो दूर जाता है, उस स्थिति में आवृत्ति घटती हुई सुनाई पड़ती है। दैनिक जीवन का प्रश्न है, जब हम किसी ध्वनि के स्रोत की तरफ चलते हैं या ध्वनि का स्रोत हमारी तरफ आता है तब हमें आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है, लेकिन हमें यहां पर आवृत्ति घटती हुई प्रतीत हो रही है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ सीधा सीधा है कि साहब प्रेक्षक जो है वो स्रोत से दूर जा रहा है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। सुनने वाला जो व्यक्ति है वो स्रोत से दूर जाएगा तो इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी, परिणाम स्वरूप उसको आवृत्ति घटती हुई प्रतीत होगी। बहुत सिंपल सा प्रश्न यहां पे पूछा गया। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि गाउस का नियम क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ H से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है? 12th क्लास की फिजिक्स में जब हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं उसमें गाउस का नियम जब हम पढ़ते हैं तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो उस बंद पृष्ठ में रखे टोटल आवेश सिग्मा क्यू और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां पे हमारे पास पहला ऑप्शन जो है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि दो समान परिमाण के आवेश आर दूरी के ऊपर रखे हुए हैं और उनके बीच में एफ बल लग रहा है। ये साहब एक क्यू चार्ज है, ये दूसरा क्यू चार्ज है और आर दूरी पर है, तो इनके बीच में कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग फोर्स कितना लगेगा? तो एफ का फॉर्मूला आ जाएगा सर के दोनों आवेशों का गुणनफल, तो दोनों आवेश सेम है तो क्यू का स्क्वायर लगा दे बटा में दूरी का वर्ग कर देते हैं हम। ठीक है, अब सवाल कह रहा है कि यदि दोनों आवेशों को आधा कर दिया जाए तो पहला आवेश हो गया q/2, दूसरा आवेश हो गया q/2, उन दोनों के बीच की दूरी को दुगुना कर दिया जाए, ये जो डिस्टेंस है उसको दुगुना करके कितना कर दिया जाता है? 2r कर दिया जाता है। इन आवेशों के मध्य लगने वाला नया बल कितना हो जाएगा? इस बल को हम F डैश कह देते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है सर? के दोनों आवेशों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा q² अपॉन 4। उसके बाद में दूरी का वर्ग करते हैं हम, तो 2r का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4r²। तो 4 और 4 को जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16। ऊपर क्या चल रहा है? के q² अपॉन r का स्क्वायर। तो ये जो kq² अपॉन r² है इसको हम क्या लिख सकते हैं? f लिख सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी f अपॉन 16। डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। चौथा प्रश्न कह रहा है कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान क्षति के बीच में क्या रिलेशन होता है? चैप्टर नंबर 12-13 में आपने 12th क्लास की फिजिक्स में नाभिक का चैप्टर जब आपने पढ़ा था, द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, याद करो आप लोगों ने द्रव्यमान संख्या के साथ और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के साथ में इस तरह का एक ग्राफ पढ़ा था। तो उससे पहले हम पढ़ते हैं dB बराबर बाइंडिंग एनर्जी जो है वो डेल्टा m इंटू c² के बराबर होती है। सीधा सीधा फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया है, बहुत सिंपल प्रश्न पत्र यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया था। इसी चैप्टर का एक प्रश्न है कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो उसकी द्रव्यमान संख्या के
घनमूल यानी 1/3 पावर के समानुपाती होती है। बहुत सिंपल सीधा प्रश्न यहां पे पूछा गया है। छठा प्रश्न कह रहा है कि साहब एक दिष्टकारी जो होता है, रेक्टिफायर जो होता है, उसका क्या उपयोग होता है। आपने पढ़ा होगा कि दो तरह के दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी होते हैं, जो एसी को डीसी में बदलने का कार्य करते हैं। पहला ऑप्शन जो है वो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाता है। बहुत सिंपल प्रश्न पूछे गए हैं। सातवां प्रश्न जो है वो कह रहा है कि कोणीय संवेग जो होता है, हम जानते हैं कि सर रेखीय संवेग और दूरी का जो सदिश गुणनफल होता है आर क्रॉस पी वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, वो हमारा कोणीय संवेग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। किसी ठोस गोले का उसकी स्पर्श रेखीय एक्स के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण क्या होता है। ये हमारे पास एक गोला है और इसके केंद्र से जाने वाला जो एक्स होता है उसके सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण होता है 2/5 mr²। लेकिन हमसे यहां पे पूछा गया है स्पर्श रेखा के सापेक्ष, इसकी त्रिज्या हम लगा देंगे r, और हम समांतर एक्स प्रमेय का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 7/5 mr²। बहुत सिंपल, बड़ा सीधा प्रश्न पत्र यहां पे पूछा गया था। एक आधे प्रश्न को छोड़ करके बहुत सिंपल प्रश्न थे। 9वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया प्रयोग में ली जाती है। जहां पर अभिक्रिया को, श्रृंखला अभिक्रिया को, नाभिकीय विखंडन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने परमाणु भट्टी, नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि न्यूट्रॉन पुनरुत्पादन गुणांक का मान 3 तरह का होता है, k इज लेस देन 1, k इज ग्रेटर देन 1, k इज इक्वल्स टू 1। तो k इज लेस देन 1 जो होता है वो आपका परमाणु रिएक्टर के अंदर काम में लिया जाता है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि भंजन के क्षेत्र में एक जेनर डायोड का व्यवहार क्या है। तो जब आप लोग जेनर डायोड को किसी सर्किट में जोड़ते हैं तो रिवर्स बायस में जोड़ते हैं और एक विशेष वोल्टेज के बाद में उसके ऊपर वोल्टेज नहीं बढ़ता है। तो भंजन की स्थिति में जेनर डायोड का जो उपयोग होता है वो नियत वोल्टता स्रोत के रूप में काम में लिया जाता है। 11वां प्रश्न कह रहा है कि दो द्रव्य A और B हैं, B से A का पृष्ठ तनाव आधा है। B द्रव्य का जो पृष्ठ तनाव है उसकी तुलना में A का पृष्ठ तनाव जो है वो आधा है, यानी B के पृष्ठ तनाव को 2 से डिवाइड कर देना। आगे कह रहा है घनत्व दुगुना है, यानी A का जो घनत्व है वो B के घनत्व से 2 गुना है, यानी हम यहाँ पे रो B घनत्व को हम रो से डिनोट करते हैं। रो A का जो मान है वो रो B के घनत्व से 2 गुना है। यदि A द्रव्य जो है वो 2 सेंटीमीटर ऊंचाई पर चढ़ता है तो समान कोशिका में B कितनी ऊंचाई पर चढ़ेगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है रो जी एच, दिस इज इक्वल्स टू 2T/R, 2T/R। G जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दोनों में सेम केस नलिका काम में ली जा रही है तो R का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो किसका प्रभाव होगा, एक पृष्ठ तनाव का और एक घनत्व का। इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हम इसको 0.08 मीटर लिख सकते हैं। ऑप्शन सी जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न कह रहा है कि यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर किस रंग के लिए फ्रिंज की चौड़ाई न्यूनतम होती है। तो यहां पे हमारे पास फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला होता है λD/d, यानी फ्रिंज चौड़ाई जो है बीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के, यानी जिस रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा उसकी फ्रिंज चौड़ाई ज्यादा होगी। लेकिन हमसे तो फ्रिंज चौड़ाई न्यूनतम पूछी गई है और हम जानते हैं बेनी आह पीनाला, लाल रंग का लैम्डा सबसे ज्यादा होता है और बैंगनी रंग का लैम्डा सबसे कम होता है। तो बैंगनी रंग के लिए फ्रिंज चौड़ाई जो है वो सबसे कम रहेगी। 13वां प्रश्न कह रहा है कि ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल और ध्रुवण तल के बीच एंगल कितना होता है। आप लोगों ने ध्रुवण में मेलस का नियम पढ़ा होगा, इसमें आपने पढ़ा होगा कि ये एक पहला ध्रुवक है और ये एक यहाँ पर विश्लेषक है। जब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा तब हम प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो ये 90 डिग्री जो है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति एक उत्तल लेंस को, एक लेंस है उसको साधारण सूक्ष्मदर्शी में, सरल सूक्ष्मदर्शी में, उत्तल लेंस ही काम में लिया जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी की उपयोग करता है, उसको कैसी वस्तु दिखाई पड़ेगी। याद करो ये आपके पास एक उत्तल लेंस है
यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऑब्जेक्ट को हम फोकस और उसके ध्रुव के बीच में रखते हैं, प्रकाश केंद्र के बीच में रखते हैं, तो यहाँ पे हमें इसका आवर्धित प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, बड़ा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, सीधा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, और ये प्रतिबिंब आभासी होता है। इसलिए हमारे पास इसकी विशेषता क्या हो जाएगी, सीधा होगा, आभासी होगा और आवर्धित प्रतिबिंब होगा। सी ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 15वां प्रश्न कह रहा है कि किसी दोलक की कुल ऊर्जा कितनी होती है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर किसी दोलक की टोटल ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जाओं का योग। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक लड़की झूले के ऊपर बैठ करके झूल रही है, अगर वह लड़की खड़ी होकर के झूले तो उसका आवर्तकाल किस तरह से परिवर्तित होगा। तो सरल आवर्त गति में सरल लोलक के अंदर ये हमारे पास आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है T बराबर 2π√L/g, यानी इसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा होगी तो आवर्तकाल भी ज़्यादा होगा। लेकिन जब लड़की खड़ी हो जाती है, तो जब लड़की इस झूले के ऊपर यहाँ पे बैठी है, अचानक से जब वो खड़ी हो जाएगी तो इसका द्रव्यमान केंद्र ऊपर उठ जाएगा, और द्रव्यमान केंद्र ऊपर उठ जाएगा तो झूले की जो लंबाई है, प्रभावी लंबाई है, वो कम हो जाएगी। जब लड़की बैठी होती है तो उसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ है, जब वो खड़ी होगी तो द्रव्यमान केंद्र ऊपर उठ गया, परिणाम स्वरूप उसकी प्रभावी लंबाई कम हो गई, और लंबाई के समानुपाती आवर्तकाल होता है। तो जब लंबाई कम हो जाएगी तो डेफिनेटली उसका आवर्तकाल भी कम हो जाता है, तो आवर्तकाल कम हो जाता है। ऑप्शन सी जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 17वें प्रश्न में चलते हैं। y1 का एक इक्वेशन दे रखा है और y2 का एक इक्वेशन दे रखा है। सवाल कह रहा है कि कण 1 के वेग का कलांतर 2 के सापेक्ष कितना होगा, 2 के सापेक्ष कलांतर कितना होगा। तो पहली इक्वेशन साइन के फॉर्मेट में है और दूसरी इक्वेशन कॉस के फॉर्मेट में है। तो कॉस के इक्वेशन को यदि हम साइन के फॉर्मेट में बदलना चाहें तो ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी y2 = 0.1, और कोस को हम जब साइन में लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं sin π/2 प्लस थीटा, थीटा की जगह हमारे पास πt चल रहा है, तो इसके पास कलांतर जो है वो π/2 है, यहाँ पर इसमें हमारे पास π/3 है। ये दूसरा इक्वेशन है, दूसरे के सापेक्ष 1 का कलांतर पूछा गया है, 1 का कलांतर, तो π/2 में से हम π/3 माइनस कर देंगे, तो π/2 में से जब हम π/3 माइनस करेंगे तो हमारे पास π/6 जो है वो कलांतर आ जाएगा। डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए, निम्नतम अवस्था का मतलब होता है पहली कक्षा, और पहली कक्षा में हमारे पास एनर्जी जो है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जब किसी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तब जाकर के वो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रोजन के परमाणु में जो लाइमन श्रेणी होती है वो कौन से क्षेत्र में आती है, तो वो पराबैंगनी क्षेत्र के अंदर आती है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, 12th क्लास की फिजिक्स के वीडियोस के अंदर आप जाकर के परमाणु की संरचना के जो परमाणुीय भौतिकी का जो चैप्टर है वहां पर आप लोग इसे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, हमारे नोट्स के अंदर आपको सब मिल जाएगा। आदर्श गैस के में अनुदैर्ध्य जो तरंगे होती हैं, जो न्यूटन का सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला होता है √p/ρ, और इसी में यदि लाप्लास संशोधन आ जाता तो हमारे पास इसमें कांस्टेंट के रूप में, मल्टीप्लिकेशन के रूप में गामा और अप्लाई हो जाता। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा। 21वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सी तरंगे जो हैं वो ऊर्जा का संचरण नहीं करती हैं। अप्रगामी तरंगे जो हैं वो ऊर्जा का संचरण नहीं करती हैं, केवल ऊर्जा का पुनर्वितरण करती हैं, रीअरेंजमेंट करती हैं, ट्रांसमिशन नहीं करती हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न कह रहा है कि कार्नो इंजन में ऊष्मा स्रोत का टेम्परेचर 327 है और सिंक का टेम्परेचर 27 है, तो दक्षता क्या होगी। तो दक्षता का फॉर्मूला हमारे पास होता है स्रोत का टेम्परेचर माइनस सिंक का टेम्परेचर अपॉन स्रोत का टेम्परेचर, बट टेम्परेचर जो है वो केल्विन में होना चाहिए, और सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए +273 कर देते हैं हम, दोनों में +273, तो हमारे पास 327 और 273 जोड़ेंगे तो ये हो गया 600, माइनस T2 27 में 273 जोड़ेंगे तो ये हो गया बेटा 300, और बटा में अगेन T1 यानी 600,
600 में से 300 गया तो ये वैल्यू हो गई 300 बटा में हमारे पास 600 वैल्यू चल रही है, दिस इज 1/2। तो ऑप्शन सी जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न कह रहा है कि रुद्धोष्म प्रसार में पीटी के मध्य संबंध क्या होगा। तो रुद्धोष्म प्रसार में हम अवस्था समीकरण जानते हैं, पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, लेकिन यहां पे हमें पी और टी के फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रखा है। तो जब हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है पी की पावर 1 माइनस गामा एंड टी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हमें मिलता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी के ये जो प्रश्न है वो सही होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम क्रमशः किसके ऊपर आधारित है। तो प्रथम नियम जो हम संधि नियम कहते हैं वो आवेश संरक्षण के ऊपर आधारित है, और दूसरा नियम जिसे हम वोल्टेज नियम कहते हैं वो ऊर्जा संरक्षण के ऊपर आधारित है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 1 वोल्ट का सेल जो है वो शून्य विक्षेप 55 सेंटीमीटर के ऊपर देता है, और यदि हम इसके साथ समांतर क्रम में 10 ओम का कोई प्रतिरोध जोड़ दें तो ये जो संतुलन लंबाई है वो अब 50 सेंटीमीटर के ऊपर हो जाती है। तो इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। यह विभवमापी का अनुप्रयोग है। कक्षा 12 की फिजिक्स में जब आप पोटेंशियोमीटर पढ़ते हैं उसमें विभवमापी का एक अनुप्रयोग पढ़ते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो हमारे पास इसमें एक इक्वेशन होता है कि आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर का जो फॉर्मूला आता है वो आता है हमारे पास L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू कैपिटल R। तो L1 कितना है 55 सेंटीमीटर, तो 55 माइनस L2 कितना है 50 सेंटीमीटर, 50 बटा में हमें L2 लगाना है यानी 50 इंटू में हमें प्रतिरोध लगाना है यानी 10। 55 में से 50 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 5, बटा में चल रहा है 50, इंटू में चल रहा है 10। 5 इंटू 10 50 बटे 50 ये हो जाएगा 1। तो हमारे पास इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो 1 ओम हो जाएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। बहुत सिंपल प्रश्न यहां पे दिया गया है। 26वां प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। किरचॉफ के नियम को काम में लेते हुए अज्ञात प्रतिरोध R का मान हमें चाहिए। जब 4 ओम का जो प्रतिरोध है उसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो अज्ञात प्रतिरोध R का मान कितना होगा, इस R की वैल्यू हमें चाहिए। हमें दे क्या रखा है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं आपको अच्छे से दिखेगा कि 9 वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम के प्रतिरोध है, ये R ओम का प्रतिरोध है और इधर से I करंट जा रहा है। सवाल बहुत अच्छे से कह रहा है कि इस 4 ओम के प्रतिरोध से कोई करंट नहीं जा रहा, यानी ये जो I करंट है वो कंप्लीटली इधर चला जाएगा। तो E पॉइंट के ऊपर, संधि बिंदु के ऊपर जो करंट I आ रहा है वो आगे जा रहा है, 4 ओम से कोई करंट नहीं जा रहा है। अब हम किरचॉफ का वोल्टेज नियम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो पहले हम ये वाला लूप ले लेते हैं, इस वाले लूप को लेंगे तो हम यहाँ से शुरू कर देते हैं। तो 9 माइनस I को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो I, फिर I को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि करंट जो है वो माइनस के चिन्ह की तरफ निकलता है, तो माइनस हम यहाँ पे अप्लाई करते चलेंगे। किरचॉफ का वोल्टेज नियम आप लोगों को आना चाहिए। इसके बाद में 4 ओम में से 0 करंट जा रहा है तो इसका जो विभवांतर होगा वो 0 होगा। उसके बाद में यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है जो कि हम इस डायरेक्शन में चलते हुए चलेंगे तो माइनस के चिन्ह से बाहर निकल रहे हैं, तो -6 हम यहाँ पे लगा देंगे और बराबर में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। तो 9 माइनस 6 हो गया 3, माइनस में 2I बराबर हो गया 0। 2I को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 3 बराबर 2I हो गया, 2 दूसरी तरफ डिवाइड में आ जाएगा, I बराबर हो जाएगा 1.5 एम्पियर। यानी ये जो I करंट है इसकी वैल्यू हमें पहले निकालनी है जो कि 1.5 एम्पियर का होगा। अब यहां से 1.5 एम्पियर का करंट जा रहा है, ये टोटल करंट कितना है 1.5 एम्पियर का है। अब आप ये बड़ा वाला लूप ले लीजिए, यहां से आप किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाना शुरू कर दें। तो 9 माइनस 1.5 एम्पियर का करंट 1 से गुणा होगा तो 1.5,
फिर अगेन यहाँ पर 1.5 एम्पियर का करंट 1 ओम से गुणा होगा तो -1.5। यहाँ से चलते चलेंगे आर पे आ जाएंगे, माइनस में निकलेंगे हम 1.5 इंटू आर। फिर यहाँ से आकर के अगेन हम 3 वोल्ट की बैटरी से भी माइनस से बाहर निकल रहे हैं तो -3 बराबर 0। अब आप इसको सोल्व कर लो तो 1.5 और 1.5 3 हो गया और माइनस का 3 ये हो गया तो माइनस का 6 हो गया और 9 में से -6 घटाएंगे तो 3 बचेगा तो 3 - 1.5 आर बराबर 0। ये दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 1.5 जो है वो यहाँ से कट के बटा में आ जाएगा। 3/1.5 जब आप सोल्व करेंगे तो 2 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए आप लोगों को मिलेगा। तो इस तरह से उम्मीद करता हूं कि ये कौन सा प्रश्न था, 26वां प्रश्न था। 26 प्रश्न आप लोगों के सही हो जाते हैं। 27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि बोर के सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा में परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है। तो बोहर सिद्धांत की परिकल्पना यदि आपने पढ़ी है तो तीसरी परिकल्पना कहती है कि कोणीय संवेग जो होता है वो NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। और n क्या है यहाँ पर, कक्षा, कौन सी कक्षा कह रहा है, तीसरी कक्षा, तो n की जगह हम 3 रख देंगे, बस इतनी सी वैल्यू लिखनी है। तो 3h/2π जो है वो इसका कोणीय संवेग हो जाएगा। 28वां प्रश्न कहता है कि नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया में क्या होता है। हम नाभिकीय विखंडन में जानते हैं कि सर बड़ा नाभिक जो है वो 2 हल्के नाभिकों में टूटता है और संलयन का मतलब होता है जुड़ना। तो 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर के एक भारी नाभिक बनाते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 बड़ा आदर्श प्रश्न है। 2 आवेश प्लस q को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक q आवेश रखा गया है। यह तीनों आवेशों का निकाय संतुलन अवस्था में रहेगा तो q की वैल्यू कितनी है, स्मॉल q की वैल्यू। देखिए यहां पे कैपिटल Q है, यहां पर एक कैपिटल Q है और इनके बीच में स्मॉल q रखा गया है। तो ये दूरी कितनी कर दूं मैं, ये दूरी कर देता हूं r/2 और ये दूरी कर देता हूं r/2 क्योंकि मध्य में रखा गया है। पूरा निकाय संतुलन में है, इसका मतलब किनारे वाले एक आवेश पर लगने वाला टोटल फोर्स जो इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा, टोटल फोर्स क्या होगा, 0 रहेगा। तो इसके ऊपर पहले स्मॉल q की वजह से फोर्स निकाल लेना, फिर कैपिटल Q की वजह से फोर्स निकाल लेना और दोनों को जोड़ करके बराबर में 0 लगा देना। स्मॉल q की वैल्यू आपके पास -q/4 आ जाएगी। आदर्श प्रश्न है, सीधा प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपने पहले कभी जीवन में इस प्रश्न को पढ़ा होगा तो निसंदेह है आप इस प्रश्न का राइट आंसर प्रश्न को पढ़ने से पहले ही लिख पाते। 29 प्रश्न आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। 30वां प्रश्न बहुत सीधा प्रश्न मीटर सेतु में पूछा गया कि मीटर सेतु में यदि संतुलन बिंदु से शून्य सिरे से L सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर प्राप्त होता है तो अज्ञात प्रतिरोध कितना होगा। तो 100% आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, 100 - L/L इंटू कैपिटल R। तो सीधा प्रश्न है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 12th क्लास की फिजिक्स में विद्युत परिपथ का जो चैप्टर है उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो इस तरह से 30 प्रश्नों के सभी के सही उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। आप अपने प्रश्नों का मिलान कर लें और प्लीज़ अपना जो आंसर है, कितने प्रश्न आपने अटेम्प्ट किए, कितने सही हुए और कितने गलत हुए, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और 12th क्लास की पूरी फिजिक्स पढ़ने के लिए आपके संपर्क में जो भी स्टूडेंट है प्लीज़ उन तक हमारे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप अपने मित्रों के साथ शेयर कर हमें सपोर्ट जरूर करें। आज के सेशन में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।